हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका गुप्ता स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज देखिए मैं ईवीएस में एक नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी जिसमें पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, इन सब से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो मैंने एनसीईआरटी क्लास 8 से निकाला हुआ है। तो जो लोग भी कह रहे थे कि क्लास 8 की एनसीईआरटी करवाई है, तो उसका मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि सब नहीं पढ़ना है ना, हमारे सिलेबस में केवीएस के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ना है, उसी टॉपिक्स को मैं कंप्लीट करा रही हूँ। तो ये टॉपिक अंत तक देखिएगा, छोटी वीडियो है, अंत तक देखिए, कई बार रिवाइज कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, और आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए, तो कमेंट ज़रूर किया करिए कि आप क्या फीडबैक देना चाहते हैं, क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर कैसा अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी। तो पहला पॉइंट है हमारा कि वायु में क्या, क्योंकि वायु एक मिक्सचर होता है, तो वायु में क्या क्या पाया जाता है। तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और जो बचा हुआ 1% है उसमें क्या क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, आर्गन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, और जल वाष्प को इंग्लिश में वाटर वेपर कहते हैं। जो इंग्लिश वाले हैं उनको मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ, तो उस पर ध्यान दीजिए करिए, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरे, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट आते हैं वायु में। नेक्स्ट है कि वाहन से क्या निकलता है, जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल से कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि जो पेट्रोल या डीजल होता है वो पूरी तरीके से जल नहीं पाता है, उसका कंबशन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, तो CO2 की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड निकल आती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हार्मफुल गैस है, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। उसके अलावा वाहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी इसका फॉर्मूला होता है CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन की ऑक्साइड यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे करके ऑक्साइड होते हैं, धुआं, ये सारे वायु प्रदूषक होते हैं, यानी कि वायु को प्रदूषित करने वाले होते हैं। तो अब देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी है। कार्बन मोनोऑक्साइड पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से, यानी कि कंप्लीट कंबशन ना होने की वजह से उत्पन्न होते हैं। यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये पॉइजनस गैस होती है। यह ब्लड में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को कम कर देती है, यानी कि जो ब्लड के अंदर, देखिए आपको पता होगा हीमोग्लोबिन जो होती है, हीमोग्लोबिन में जो आपका ऑक्सीजन एफिनिटी की क्षमता होती है, ऑक्सीजन को पकड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, यानी कि ऑक्सीजन को ट्रैवल कराना जो होता है बॉडी में, वो ब्लड के थ्रू ही होता है। अब बताइए ये क्या करता है, ये जो गैस होती है ये ऑक्सीजन की एफिनिटी की क्षमता को ही कम कर देती है, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से, आपने सुना होगा कि जो अंगीठी वगैरह चलती है, और अगर कमरे में दराज नहीं होती है, तो दम घुटने की वजह से पूरी फैमिली या जो कमरे में लोग होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि ये दम घोटने का काम करती है, दम घोटू गैस बोली जाती है, इसीलिए सो, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब देखते हैं, वहाँ एनसीईआरटी में दे रखा था कि धूम कोहरा क्या है। तो धूम कोहरा, धुएं में जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो चिमनियों से, ये जो फैक्ट्री से जो धुएं निकलते हैं, या व्हीकल से जो धुएं निकलते हैं, तो इनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस अन्य प्रदूषक, कुछ और पोल्यूटेंट, प्लस कोहरा, जब ये सब मिल करके, क्या आपको धुंधली सी सर्दियों के टाइम में जो दिखता है, स्पेशली दिल्ली में आप देखने को मिलेगा, वो धूम कोहरा होता है। इससे दमा, खांसी और बच्चों में सांस के साथ हरहराहट जैसी समस्याएं आती हैं। अब CFC क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर, AC, एरोसॉल फुहार में किया जाता है। कहाँ होता है, फ्रिज और AC, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ एरोसॉल फुहार दे रखा है, वहाँ पे भी यूज़ होता है। इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, तो CFC का हार्मफुल इफेक्ट होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में खूब सारी लेयर पाई जाती है ना, खूब सारी क्या मतलब 5 लेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ऐसे करके जो लेयर होती हैं, उसमें हमारी जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, सेकेंड वाली लेयर, आई थिंक उसको समताप मंडल बोलते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, O3, ठीक है। ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन की परत क्या करती है, यूवी रेस, सूर्य से आने वाली यूवी रेस, यानी कि पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेस को, से पृथ्वी को बचाती है। तो अब ये CFC क्या करता है, उसी ओजोन परत में छेद कर दे रहा है, ठीक है। अब होल होने की वजह से वो जो यूवी रेज हैं वो अर्थ में इंटर कर जा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पूछा जाता है कि मान लीजिए यूवी रेज से कौन कौन सी समस्या आ जाती हैं, या ओजोन लेयर के जो डिप्लीशन से, क्षय होने से क्या बीमारियां फैल रही हैं, तो स्किन कैंसर फैल रहा है, ठीक है। इम्यून सिस्टम आपका गड़बड़ हो जा रहा है, इम्यून सिस्टम की डिफिशेंसी हो रही है, और अब ब्लाइंडनेस जैसी समस्या, आंखों की रोशनी का कम हो जाना, ये सारी समस्या आती हैं। अब एसिड रेन देखते हैं, क्या एसिड रेन क्या होता है, SO2, NO2, N2O, NO, यही है नाइट्रोजन की ऑक्साइड।
देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड हैं और साथ में SO2 यानी कि सल्फर के ऑक्साइड, ये गैसें जल वाष्प से रिएक्ट करके यानी कि वाटर वेपर, जब ये सारी गैसें वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बना देती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, ये एक एसिड है, खतरनाक एसिड है वो भी, और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 बना देती हैं। ठीक है, बहुत खतरनाक एसिड होते हैं। और सोचिए ये आपके एटमॉस्फेयर में बनता है और ये सारी गैसेस कहाँ निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो आसपास की चिमनियाँ या फैक्ट्रियाँ होती हैं उनके थ्रू निकलता है, या फिर अब जो व्हीकल्स होते हैं उनके थ्रू निकलता है, तो ये अम्ल बना देते हैं। और यही अम्ल पानी के साथ ज़मीन पे गिरता है, जब बारिश होती है तो वर्षा के साथ ज़मीन पे गिरता है, ये नाम याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो यही जब बारिश के साथ गिरता है तो उसे एसिड रेन बोला जाता है। अब एसिड रेन ज़्यादातर देखने को कहाँ मिलती है, ताजमहल के पास देखा होगा आपने कि ताजमहल का जो पीला रंग हो जा रहा है, संगमरमर उसका पीला हो जा रहा है, इसे संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। तो ये होता कैसे है, क्योंकि आगरा और उसके चारों ओर जो रबड़ फैक्ट्री हैं या व्हीकल्स बहुत चलते हैं, या मथुरा सबसे ज़्यादा है मथुरा तेल रिफाइनरी। ठीक है, इससे जो गैस निकलती है ये यही SO2 और NO2 होती हैं, ये सारी गैसेस होती हैं। तो ये सारी क्या करती हैं, अम्ल वर्षा कराने में हेल्पफुल है। इसी वजह से जो ताजमहल है, ताजमहल का रंग धीरे धीरे पीला हो रहा है, इसी ही संगमरमर कैंसर कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना भी किया है कि आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करें इन सब चीज़ों को। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमको फिर यूज़ क्या करना चाहिए, अगर हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे तो फाइनली करेंगे क्या, CNG का यूज़ करने पे उन्होंने कहा है कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, फुल फॉर्म याद रखिएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG हो गया। LPG जो हमारे क्या सिलेंडर में भरा होता है घर के, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता देती हूँ, इसमें पूछा जाता है कौन सी गैस होती है मेनली, तो इसमें ब्यूटेन होती है। ठीक है, ब्यूटेन ज़्यादा मात्रा में होती है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक, फॉर्मूला याद ना करिए लेकिन नाम याद रखिएगा कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मोटर वाहनों से शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। देखिए अब शीशा रहित मतलब शीशा ना हो, ठीक है, जो पेट्रोल में जो शीशा वाला ना हो उसका यूज़ करना चाहिए मोटर व्हीकल्स में। क्लियर, तो ये सारी यूज़ करनी चाहिए। उसके अलावा आपको ये तो पता ही होगा कि जो विंड एनर्जी होती है, टाइडल एनर्जी होती है, जो आपको कभी ख़त्म नहीं होती है, सोलर एनर्जी है, इनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कोयला, पेट्रोलियम, इनका यूज़ कब करना चाहिए, क्योंकि ये सीमित है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि पौधा घर प्रभाव। ये मुझे पहली बार पता चला था कि इसको हिंदी में पौधा घर प्रभाव कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इसी वजह से ये हानिकारक रूप लेने लगा है। तो यहाँ बताया गया सूर्य के विकिरण मतलब रेडिएशन जो आती हैं वो कुछ भाग पृथ्वी पर अवशोषित कर लेती हैं और कुछ भाग रिफ्लेक्ट होकर के अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। ये रुका हुआ जो रेडिएशन है यही पृथ्वी को और गर्म बनाता है। इसके लिए CO2 अधिक उत्तरदायी, यानी कि CO2 जो होती है वो वापस जाने नहीं देती, जो रेडिएशन है उसको जल्दी वापस जाने नहीं देती, जिसकी वजह से पृथ्वी और गर्म होती जा रही है। तो CO2 सीमित मात्रा में है तो पृथ्वी ठीक ठीक गर्म रहेगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ ना तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और फिर आगे आपको पता ही कितना इफेक्ट होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए बोला गया कि आपने नर्सरी वगैरह में देखा होगा, जो नर्सरी पेड़ों की नर्सरी होती है वहाँ पर कांच का एक घर होता है जिसके अंदर हीट आ तो जाती है लेकिन वापस नहीं जा पाती, इसी वजह से इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला गया है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जो डे बाय डे पृथ्वी का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ठीक है। 0.5 एक लाइन लिखी थी उसमें एनसीईआरटी में कि 0.5 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ने से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसीलिए हम लोगों को CO2 पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि CO2 सबसे ज़्यादा मददगार है इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग मगर CO2 की मात्रा अधिक होने से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही है। जो तापमान में वृद्धि होती है इसी को ही बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैसेस कौन सी हेल्पफुल है जो कि ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, तो एक तो आपको CO2 पता ही है, ठीक है। उसके अलावा ये नाम याद रट लीजिए एकदम, हर किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए नाइट्रस बोला मैंने, N2O,
जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर हो गया, CO2 हो गया, और ओजोन, जो ओजोन गैस होती है वो भी ग्लोबल वार्मिंग कराने में हेल्प करती है। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, इसीलिए इन सारी गैसेस पे कंट्रोल करना चाहिए। इसी चक्कर में इसी को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, ये यूपी टेट में क्वेश्चन कई बार शायद आ चुका है कि क्योटो प्रोटोकॉल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। इसमें ये कहा गया था, ये एक सम्मेलन था जिसमें कई देशों ने हस्ताक्षर किए थे और कहा था कि हम आगे जाकर के जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं इनके उत्सर्जन में कमी लाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। देखते हैं कुछ दिवस हैं। जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को, और वन महोत्सव महीना है, दिवस नहीं है। ठीक है, ये वन महोत्सव कौन से महीने में मनाया जाता है, तो जुलाई के महीने में मनाया जाता है। इसमें खूब सारे पेड़ लगाए जाते हैं। अभी ये गंगा कार्य परियोजना, तो 1985 में गैप, इसको शॉर्टकट में आपको गैप भी लिखा मिलेगा, गंगा कार्य परियोजना आई थी, गंगा एक्शन प्लान, तो 1985 में आई थी। आई थिंक इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो राजीव गांधी जी थे, क्योंकि यूपी टेट में मैंने ये लाइन पढ़ी थी। और 2016 में स्वच्छ गंगा मिशन आया था। तो स्वच्छ गंगा मिशन तो सुना ही होगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया था 2016 में। बस इनकी सन याद रखिएगा, 1985 में गंगा एक्शन प्लान और 2016 में स्वच्छ गंगा मिशन। अब जल प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो रसायन निकलते हैं, जो फैक्ट्रियों से जो केमिकल्स निकलते हैं और डायरेक्ट वो नदी में गिरा दिए जाते हैं, तो उन रसायनों में आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड, जो पौधे और पशुएं अविष्टता उत्पन्न करते हैं, यानी कि पौधे और पशुओं में अविष्टता उत्पन्न कर देते हैं। उनके अंदर देखिए जेनेटिक डिफरेंस भी आ जाता है, उसके अलावा पॉइजनस भी हो जाते हैं। तो ये जल प्रदूषण की वजह से हो जाता है। और फर्टिलाइजर, अब ये लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों इनके पहुंचने से जो जल में जीव होते हैं वो मरने लगते हैं। देखिए, फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक जो होते हैं उनमें जो मौजूद नाइट्रेट और फॉस्फेट होता है, नाइट्रेट और फॉस्फेट तालाब में शैवाल उगने में मदद करते हैं, तालाब में शैवाल को बनाने में मदद करते हैं। अब देखिए, बनाना इनकी शैवाल के लिए पोषक का काम करते हैं, तो यहाँ तक तो ठीक रहा। लेकिन जब ये शैवाल मर जाते हैं तो कौन इन्हें खाएगा, जीवाणु खाएंगे ना, बैक्टीरिया खाएंगे, जो सैप्रोफाइट होते हैं वो उन्हें खाते हैं। तो इन्हें भोजन के रूप में लेने के लिए जब वो उनको खाते हैं तो उस खाने की प्रक्रिया में उनको ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको मैंने देखिए ब्लैक पेन से लिखा है कि ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन लेंगे कहाँ अगर ये बैक्टीरिया खाएंगे तो ऑक्सीजन पानी में है ना वो बैक्टीरिया, तो पानी की तो ऑक्सीजन लेंगे वो, जिसकी वजह से पानी में O2 का स्तर कम होने लगता है। और O2 का स्तर जब पानी में कम हो जाएगा तो जलीय जीव मर जाएंगे, क्योंकि जलीय जीव जो होते हैं जैसे मछली वगैरह हैं तो ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेती है। इसीलिए अगर पानी में ऑक्सीजन की कमी हुई तो ये जलीय जीव मरने लगते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि ये मैं क्लास 10th में एक पॉइंट है कि जो जलीय जीव होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनका ब्रीथिंग रेट बहुत हाई होता है। जैसे हम लोग बहुत आराम से सांस लेते हैं, वो लोग बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं। क्यों? क्योंकि पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। जो बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वहाँ तो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम है, जिसकी वजह से उनका ब्रीथिंग रेट हाई होता है। आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब हम लोग की चेहरे पे कोई अगर पिलो रखेगा तो हम लोग तेज सांस लेने लगेंगे ना, वैसे उनके साथ होता है। जल से होने वाले रोग, ये लास्ट 2 पॉइंट है। जल से होने वाले रोग कौन से हैं? हैजा, टाइफाइड, पीलिया, और ये सारे रोग होते हैं। और जल को शुद्ध करने की रासायनिक विधि के लिए क्लोरोनीकरण यानी कि क्लोरीन डाला जाता है। क्लोरीन भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं, सीमित मात्रा में डालना चाहिए जिससे वो शुद्ध हो सके, या फिर ब्लीचिंग पाउडर भी जल की सफाई के लिए डाला जाता है। 5 R's का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो रिड्यूस, रीयूज, इनके रिड्यूस का मतलब कम उपयोग करना, रियूज दोबारा उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रण करना, रिकवर मतलब पुनः प्राप्त करना, और रिफ्यूज बिल्कुल मना ही कर देना। तो यही तरीका है अपने एनवायरनमेंट को बचाने का। क्लियर? तो यहाँ मैंने एक एनसीईआरटी के शायद 1 या 2 चैप्टर का कंप्लीट समरी दे दिया है क्लास 8th का। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके KVS में इंपॉर्टेंट है, सीटेट में और यूपी टेट में, बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।